Express 100. नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे इस वक्त की बड़ी खबरें। शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को नम आंखों के बीच अंतिम विदाई। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और भूटान नरेश सहित गणमान्य हस्तियों ने दिल्ली के निगमबोध घाट पर अर्पित किए श्रद्धासुमन। आम आदमी पार्टी पर 2 और गंभीर मामलों की जांच की आज। एलजी ने महिलाओं को 1000 रुपए देने की स्कीम के नाम पर डेटा जमा करने की जांच का दिए निर्देश। पंजाब से करोड़ों रुपए दिल्ली लाने की भी जांच। अन्ना विश्वविद्यालय यौन हिंसा मामले में मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु पुलिस के रवैये पर उठाए सवाल। एसआईटी जांच की कही बात। पीड़िता की सुरक्षा और आर्थिक सहायता का निर्देश। राज्यपाल का कैंपस दौरा। मेलबर्न टेस्ट में छा गए नीतीश कुमार रेड्डी। जुड़ा टेस्ट करियर का शानदार शतक। तीसरे दिन का खेल खत्म होने पर भारत ने बनाए 9 विकेट पर 358 रन। पहाड़ों पर बर्फबारी से बढ़ी ठंड तो दिल्ली एनसीआर में लगातार बारिश ने गिराया पारा। खराब मौसम की वजह से श्रीनगर हवाई अड्डे पर रद्द की गई उड़ानें। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निगमबोध घाट पर राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। परिवार के सदस्यों के साथ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को अंतिम विदाई दी। इस दौरान तीनों सेनाओं ने उन्हें सलामी दी। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निगमबोध घाट पर राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। उनके पार्थिव शरीर को सेना की तोप गाड़ी पर दिल्ली के निगमबोध घाट लाया गया। यहां तीनों सेनाओं ने उन्हें सलामी दी। इसके बाद राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार की रस्में पूरी की गई। मनमोहन सिंह की पत्नी गुरशरण कौर और उनकी तीनों बेटियों ने नम आंखों से मनमोहन सिंह को अंतिम विदाई दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री को अंतिम विदाई दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी, कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत तमाम गणमान्य नेताओं ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक भी निगमबोध घाट पर मौजूद थे। उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के कई नेताओं ने भी पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। अंतिम संस्कार के दौरान भी मनमोहन सिंह को उनकी पसंदीदा नीली पगड़ी पहनाई गई। आपको बता दें कि मनमोहन सिंह हमेशा नीले रंग की पगड़ी पहनते थे। मनमोहन सिंह कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी को याद रखने के लिए उसके एक रंग को अपनी पगड़ी का सिग्नेचर कलर बना लिया था। आर्थिक सुधारों के जनक के रूप में मशहूर डॉक्टर मनमोहन सिंह अपने दूरदर्शिता के लिए हमेशा याद किए जाएंगे। डीडी न्यूज की तरफ से भी डॉक्टर मनमोहन सिंह को भावभीनी श्रद्धांजलि। गिरीश निशाना के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। मॉरिशस के प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से भी मनमोहन सिंह के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए एक पत्र जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि उनके अंतिम संस्कार के दिन सूर्यास्त तक सभी सरकारी भवनों पर मॉरिशस का झंडा आधा झुका रहेगा।
भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर शोक जताते हुए कहा है कि उन्हें उचित सम्मान देने के लिए एनडीए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री की स्मृति में एक स्मारक और समाधि बनाने के सरकार के निर्णय की जानकारी दी। उनके जैसे व्यक्तित्व जिन्होंने देश के आर्थिक विकास की एक बड़ी नींव रखी, उनको यथोचित सम्मान देने के लिए भारतीय जनता पार्टी और श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की एनडीए सरकार भी पूर्णतः प्रतिबद्ध है। और इसी के दृष्टिगत कल कैबिनेट ने अपनी बैठक में यह तय किया कि मनमोहन सिंह जी की स्मृति में एक स्मारक और समाधि स्थल बनाया जाएगा और इसमें जो भी प्रक्रियागत समय होगा कांग्रेस पार्टी को यह कन्वे किया गया। कैबिनेट के तुरंत बाद गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी को यह कन्वे किया कि सरकार स्मारक बनाने के लिए निर्णय ले चुकी है और अब जमीन का अधिग्रहण, ट्रस्ट का बनना और जमीन का ट्रांसफर जैसी प्रक्रियाएं पूर्ण होने के बाद जो समय लगेगा उसके द्वारा यथोचित और यथाशीघ्र यह कार्य किया जाएगा। भाजपा ने कहा है कि मनमोहन सिंह के नाम पर जमीन देने को लेकर कांग्रेस को राजनीति नहीं करनी चाहिए। भाजपा प्रवक्ता आरपी सिंह ने कहा कि गृह मंत्रालय ने पहले ही कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस पार्टी को कहा है कि आप अपना ट्रस्ट बना सकते हैं। ट्रस्ट के तौर पर एक जगह होगी, ट्रस्ट के तौर पर सरकार उचित जगहों को उचित जगह देने के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष इस मामले में राजनीति कर रहा है। होम मिनिस्टर ने ऑलरेडी कहा है खड़गे साहब को, कांग्रेस पार्टी को, कि आप अपने एक ट्रस्ट बनाइए। ट्रस्ट के नाते से जगह होगी, कोई आफ्टर ऑल जगह किसी इंडिपेंडेंट को तो नहीं दे सकते या हवा में किसी को नहीं दे सकते, एक कोई ना कोई संस्था चाहिए। संस्कार हो गया, उसको ट्रस्ट बनेगी, ट्रस्ट के नाते से जो उपयुक्त स्थानों को उपयुक्त स्थान सरकार देने को तैयार है, परंतु इसमें राजनीति कर रहे हैं ये ठीक नहीं है। और सोच है कि इसको जानकर सिख वर्सेस अदर्स पार्टीज का विषय बना रहे हैं, ये ठीक नहीं है। और जितना काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने सिखों के लिए किया उतना आजादी के बाद किसी भी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। तमिलनाडु के अन्ना यूनिवर्सिटी में हुए यौन उत्पीड़न का मामला जो है वो तूल पकड़ता जा रहा है। तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि ने आज चेन्नई स्थित अन्ना यूनिवर्सिटी का दौरा किया, जहां उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया और मामले की जानकारी ली। गौरतलब है कि अन्ना यूनिवर्सिटी कैंपस में 23 दिसंबर को एक छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया था। वहीं आज इस मामले पर सुनवाई करते हुए मद्रास उच्च न्यायालय ने जांच के लिए महिला आईपीएस अधिकारियों की एक विशेष जांच टीम एसआईटी का गठन किया है। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि पुलिस और विश्वविद्यालय की ओर से चूक हुई है और इसलिए वो एसआईटी बनाने के लिए इच्छुक है। कोर्ट ने कहा कि पीड़िता के व्यक्तिगत विवरण वाली एफआईआर के लीक होने को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और इसकी जांच की जानी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि एफआईआर लीक होना पुलिस की ओर से गंभीर चूक थी, जिससे पीड़िता और उसके परिवार को आघात पहुंचा है। साथ ही कोर्ट ने राज्य को पीड़ित लड़की को 25 लाख रुपए का अंतरिम मुआवजा देने का निर्देश दिया है और कहा है कि जिसे उन लोगों से वसूला जा सकता है जो कर्तव्य में लापरवाही और एफआईआर लीक करने के लिए जिम्मेदार थे। साथ ही कोर्ट ने कहा कि वर्तमान में आदेशित मुआवजा पीड़िता को आपराधिक मामलों में मुआवजा मांगने से नहीं रोकेगा। लड़की के साहस की सराहना करते हुए कोर्ट ने कहा कि विश्वविद्यालय को पीड़िता को ट्यूशन फीस, छात्रावास शुल्क, परीक्षा शुल्क, विविध शुल्क सहित कोई भी शुल्क लिए बिना उसकी शिक्षा पूरी करने की अनुमति देनी चाहिए। अदालत ने पुलिस महानिदेशक को पीड़िता और उसके परिवार को अंतरिम सुरक्षा देने का भी निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि हमें उम्मीद है कि एसआईटी सही तरीके से जांच करेगी और दोनों मामलों में आरोप पत्र दाखिल करेगी। और इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी रितेश रंजन। रितेश, वाकई में यदि हम बात करें तो ये पूरा जो वाकया है ये बहुत ही दुखद है और निंदनीय है, लेकिन अब जब कोर्ट ने एक तरीके से पूरी तरीके से हम कह सकते हैं कि संरक्षण में लिया है पीड़िता को और जो तमाम सारी बातें कही हैं कोर्ट ने, कैसे देखेंगे अब आगे किस तरह की जो व्यवस्था है और सुरक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है जो कोर्ट ने कहा है, तो पीड़िता को किस तरीके से सुरक्षा दी जा रही है? देखिए, पीड़िता को सुरक्षा देने के लिए तो अब पुलिस और कोर्ट के सामने आने के बाद पुलिस संरक्षण देगी और सबसे बड़ी बात मैं ये मानता हूं कि सुनवाई के दौरान कोर्ट
बहुत ही संवेदनशील और गंभीर रही थी कि इस घटना के बाद पीड़िता के साथ क्या होगा, क्या वो अपनी पढ़ाई पूरी कर पाएगी, क्या परिस्थितियां होंगी। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने बहुत ही अच्छा फैसला दिया है कि पीड़िता को हर सुविधा दी जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि वो अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। इस दर्दनाक हादसे के बाद वो अपनी जो है पढ़ाई में उसके कोई व्यवधान न आए, तो ये एक बड़ी बात है। और अब तो पुलिस को भी उसे और उसके घर वालों को संरक्षण देना होगा जब तक ये मामला चल रहा है और जब तक ये मामला संवेदनशील है, मतलब इंक्वायरी में है। हालांकि इस मामले में परत दर परत देखा जाए तो भाजपा कुछ न कुछ रोज निकाल के लेकर के आती है। आज ही भाजपा के प्रवक्ता और उपाध्यक्ष जो है नारायण तिरुपति जी, उनका एक ट्वीट आया है जिसमें उन्होंने मेंशन, मतलब डीएमके अपने जो लिंक जोड़ा जा रहा है, भाजपा हमेशा से शुरुआत से आरोप लगा रही है इस मामले में कि जिस आरोपी को गिरफ्तार किया गया, जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, वो भाजपा का वो डीएमके का कार्यकर्ता है और उसकी साठगांठ डीएमके के बड़े बड़े नेताओं से जी। और इस संबंध में वो कई जो है इमेजेस, चित्रों को जारी किया है उन्होंने सोशल मीडिया पर। और आज एक नया उसमें प्रकरण जुड़ा है कि जब डीएमके के नेताओं ने इस चीज को सिरे से खारिज कर दिया कि उनके संबंध नहीं है, तब एक और तस्वीर आती है जिसमें राज्य के स्वास्थ्य मंत्री और डीएमके के कुछ वरिष्ठ नेतागण उसी व्यक्ति के घर पे बैठ करके खाना खा रहे हैं। जी। और ये तभी संभव है जबकि आपसी रिश्ते कुछ गहरे ना। तो मतलब सीधे तौर पर जो बलात्कारी है उसका डीएमके से संबंध है, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं, देखिए कोर्ट ने कहा है कि इस पूरे मामले में लापरवाही है जिम्मेदार अधिकारियों की और पुलिस की भी लापरवाही है। एफआईआर कैसे लीक हो गई, ये बहुत बड़ा सवाल है। इस पर कोर्ट ने भी चिंता जताई है कि ये निश्चित रूप से आघात पीड़िता और उसके परिवार वालों के लिए भी है। तो कहीं ना कहीं चूक तो है, इसलिए एसआईटी का गठन किया गया है। यह देखिए, सरकारी वकील ने तो पहले इस चीज से सीधा पल्ला झाड़ने की कोशिश की थी कि इंडियन पेनल कोड और भारतीय न्याय संहिता इसके बदलाव के कारण जो है कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से 14 लोगों ने इस एफआईआर को डाउनलोड किया है अब तक। और कोर्ट ने इस पे भी संज्ञान लिया और उन्होंने सीधा कहा कि चलिए, जब से ये लागू हुआ 1 जुलाई से, तब से लेकर के अब तक ऐसे कितने मामले हैं जिसमें ये ऐसे एफआईआर डाउनलोड किए गए, और इसका लेखा जोखा कोर्ट को देना होगा पुलिस को। और पुलिस आगे आकर के, और सबसे बड़ी बात कि पुलिस पे बहुत सख्त रही है, बहुत सख्त टिप्पणी की है कोर्ट ने। और इसमें ये समझ में आता है कि कोर्ट ने बहुत गंभीरता से और संवेदनशीलता से इस मामले को लिया। कोर्ट ने पुलिस आयुक्त पर टिप्पणी की। कोर्ट ने पूछा कि पुलिस आयुक्त ने इस मामले पे कैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया, और यदि किया तो ऐसे इसी मामले पे क्यों किया, क्योंकि ऐसे कितने मामले हो चुके हैं। तो ऐसे कितने मामले में सिटी कमिश्नर आते हैं और प्रेस को एड्रेस करते हैं। देखिए रितेश, एक बड़ी बात यह भी है कि देखिए तो दुर्भाग्यपूर्ण है कि एसआईटी का गठन इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जो जिम्मेदार अधिकारी और जो पुलिस प्रशासन है वो एक तरीके से लापरवाह जो रवैया उसका रहा है। और इसके साथ साथ हमने देखा कि इसके पहले मतलब निर्भया के बाद से लगातार पश्चिम बंगाल की जो घटना हुई और उसके बाद अब ये जो अन्ना विश्वविद्यालय का मामला सामने आया, इसमें हमने देखा कि के अन्नामलाई जो कि भाजपा के नेता है वो अपने आप को कोड़े मारते हैं। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि जो स्थानीय जो आम लोग हैं वो भी अपना रोष वहाँ पर प्रकट कर रहे हैं और वो भी इस तरीके की उनके भी वीडियो वायरल हो रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो आम जन है उनके बीच में भी गुस्सा होगा, आक्रोश होगा व्यवस्था के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, राज्य की या सिस्टम के खिलाफ। देखिए, पिछले कई सालों में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं राज्य में। ये पहली कोई घटना नहीं है। ये कहा जा सकता है कि इस घटना को मीडिया हाइप बहुत मिल रहा है और इसे दिल्ली के निर्भया की तरह जोड़ा जा रहा है। और देश भर में इस घटना के प्रति लोगों में रोष और क्रोध है। तो जाहिर सी बात है कि जिस राज्य में हुआ है, जिस शहर में हुआ है, वहां के लोगों को इस घटना के प्रति रोष और क्षोभ रहेगा ही। तो ये जब घटना हुई है, और कल से जो आपने अन्नामलई जी का जिक्र किया, तो अन्नामलई जी ने जो अपने आप को खुद पे कोड़े बरसाने वाली बात की है, तो अब इसके बाद क्या हो रहा है, एक चलन सा चलने लगा। और ये कल सुबह की बात है जब ये अन्नामलई जी ने खुद पे कोड़े बरसाए थे, और उसके बाद शाम होते होते हमारे पास
सोशल मीडिया पे कई ऐसी तस्वीरें और वीडियोज आने लगे जिसमें दिखाया जा रहा है कि लोग अपने घरों अपने के आप आगे को खुद कोड़े मार रहे हैं। बरसा जी बिल्कुल। कोड़े मार रहे हैं या बेल्ट मार रहे हैं। तो ये अब उनका ये है कि एक काफी बड़ा तबका जो है अन्ना मलई के समर्थन में आ रहा है और ये कह दें कि अब राज्य में पहले एक सत्ताधारी पार्टी डीएमके और उसके बाद कोई नाम आता था तो ठीक एआईडीएमके, है। उसके बाद छोटी मोटी पार्टियां हैं। लेकिन अब पिछले कुछ सालों से ये स्थिति हो गई है कि सत्तारूढ़ पार्टी डीएमके है लेकिन विपक्ष का जो भूमिका है उसमें भाजपा नजर आती है, भाजपा के नेता खड़े हो जाते। तो ये एक देखने वाली आगे की राजनीतिक संभावना ठीक है। जो लोग जांचते हैं उससे समझने को मिल सकता है कि तमिलनाडु में भाजपा कितनी गंभीर है, क्या प्रयास कर रहे हैं अपने खुद को आगे बढ़ाने को लेकर। उम्मीद करते हैं कि पीड़िता को जल्द से जल्द न्याय मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद रितेश रंजन इस तमाम जानकारी और को साझा करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए डीडी न्यूज। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। मुथूट फाइनेंस, इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 से पहले आम आदमी पार्टी की महिला सम्मान योजना विवादों के घेरे में आ गई है। अब दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मुख्य सचिव को इसकी जांच के निर्देश दिए हैं। आप सरकार पर आरोप है कि गैर सरकारी लोग दिल्ली में महिलाओं से फॉर्म भरवा रहे हैं और उनका निजी डेटा इकट्ठा कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि अगर आप सत्ता में आती है, मतलब आम आदमी पार्टी यदि सत्ता में आती है, तो इस विवरण का इस्तेमाल उन्हें 2100 रुपये मासिक भत्ता देने के लिए किया जाएगा। वहीं संदीप दीक्षित ने आप सरकार पर यह भी आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली विधानसभा चुनाव में खर्च के लिए बड़े पैमाने पर पंजाब से पैसा ला रही है। उन्होंने आरोप में कहा कि पंजाब सरकार के खुफिया पुलिसकर्मी उनके आवास पर आते रहे हैं और उनके वाहन अक्सर उनके आवास के बाहर खड़े पाए जाते हैं। संदीप दीक्षित के मुताबिक ये दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री के इशारे पर हो रहा है। ऐसा कर आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल लोकतांत्रिक प्रक्रिया और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव को बाधित करने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं भाजपा ने 2100 रुपए की योजना को लेकर एक बार फिर दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार को घेरा है। भाजपा प्रवक्ता शुजात पूनावाला ने आरोप लगाया है कि गैर सरकारी लोग इस योजना के नाम पर दिल्ली की जनता का डेटा इकट्ठा कर रहे हैं। इस मामले पर एलजी ने जांच के आदेश दे दिए हैं। आम आदमी पार्टी ने 2 स्कीम के बारे में बताया जो स्कीम सरकार की तरफ से लागू ही नहीं की गई है और उसमें आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता डेटा कलेक्ट करने भी लग गए और किस प्रकार से प्राइवेट डिटेल्स लोगों के लिए जा रहे थे हमने देखा है। इसमें एलजी साहब ने जांच के आदेश भी दिए हैं और चीफ सेक्रेटरी से कहा है कि पता करे, इंक्वायरी करे कि कैसे नॉन गवर्नमेंटल व्यक्ति गवर्नमेंट की स्कीम के नाम पर जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, जिस पर गवर्नमेंट के ही विभाग ने, आतिशी जी के ही हेल्थ विभाग ने और विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट विभाग ने क्लैरिफाई किया है कि ये स्कीम्स लागू नहीं है, उसमें प्राइवेट डिटेल्स ली जा रही है। कांग्रेस नेता और नई दिल्ली विधानसभा सीट से पार्टी उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने आम आदमी पार्टी पर जमकर हमला बोला है। संदीप दीक्षित ने कहा है कि दिल्ली में कांग्रेस की बढ़ती हुई ताकत देखकर आम आदमी पार्टी डरी हुई है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का बहुत सा ऐसा वोटर है जो अगर आम आदमी पार्टी को छोड़ेगा तो सीधे सीधे कांग्रेस को वोट देगा। बहुत सा वोटर बीजेपी का भी है जो हमारे पास आएगा। कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जिसको आम आदमी पार्टी का वोटर भी वोट देना चाहता है और बीजेपी का वोटर भी वोट देना चाहता है। और आम आदमी पार्टी को कहीं से नया वोट नहीं मिल रहा है। उसको ये डर लग रहा है कि अगर हमारा वोटर खिसक के वापस अपनी पार्टी में चला गया तो हमारे पर खच्चे उड़ जाएंगे।
दिल्ली विधानसभा चुनाव की घोषणा के पहले ही राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे पर भाजपा लगातार हमलावर है। दिल्ली के प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने 2014 से 2015 के बीच अचानक बढ़े मतदाताओं की संख्या पर सवाल खड़े किए। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली में लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच मतदाताओं की संख्या में अचानक इजाफा हुआ है। 2014 का लोकसभा चुनाव होता है। दिल्ली में मतदाताओं की संख्या 1,19,00,000। 2015 का विधानसभा चुनाव होता है। अचानक मतदाताओं की संख्या हो जाती है 1,33,00,000। 15 से लेकर 19 तक 4 सालों में 6 लाख लोग बढ़ते हैं। लेकिन 2020 का विधानसभा चुनाव होते ही वो मतदाता 1,48,00,000 हो जाता है। और वही खेल अब जब 2024 के लोकसभा चुनाव में 1,53,00,000 मतदाता है, वही खेल दिल्ली में अब खेला जा रहा है। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली चुनाव आयोग ने नकली मतदाताओं को जोड़ने के आरोप में 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। 4 अभियुक्त पकड़े गए हैं। पुलिस स्टेशन शाहीन बाग। एक्यूज नेम मोहम्मद जमील आलम। एक्यूज 2 किस्मिक। एक्यूज 3 मोहम्मद नईम। एक्यूज 4 शबाना खातून। ये एफआईआर दर्ज कराई है इलेक्शन कमीशन, दिल्ली के इलेक्शन कमीशन ने। 4 अभियुक्त पकड़े गए हैं। नकली दस्तावेज, नकली आधार कार्ड, नकली बर्थ सर्टिफिकेट, नकली बिजली के बिल, ये सबमिट कराकर लोगों के वोट बनाने का काम जोरों पे चल रहा है। क्या रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए? देखते रहिए डीडी न्यूज। आज सुनो, खाने में कोई स्वाद नहीं है। अरे किफायती लाल सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, एकदम बकवास। इधर कीमती लाल को देखो खाना बना कमाल। एमडीएच की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। समझे किफायती लाल क्या निराला एमडीएच मसाला। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। 2024 वो वर्ष जब दुनिया जलवायु की कठोर वास्तविकताओं और शक्तिशाली प्रगति के प्रति जागरूक हुई। रिकॉर्ड तोड़ तापमान से लेकर नवीकरणीय ऊर्जा के अभूतपूर्व मील के पत्थर तक, जानिए कैसे साल 2024 में पृथ्वी ने अपनी सबसे बड़ी चुनौती का सामना किया और किस तरह भारत नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को हासिल करने की तरफ साल 2024 में एक वैश्विक नेता के रूप में उभर कर सामने आया। देखिए रिपोर्ट। 8 फरवरी को जल रोकथाम और प्रदूषण नियंत्रण संशोधन अधिनियम पारित किया गया, जो देश के जल संसाधनों की सुरक्षा में एक बड़ा कदम था। इसके ठीक एक दिन बाद वैश्विक जैव विविधता रूपरेखा कोष की पहली बैठक हुई, जिसने हमारे ग्रह की जैव विविधता की सुरक्षा के लिए वैश्विक प्रतिबद्धता को चिन्हित किया। 29 फरवरी 2024 को भारत सरकार ने भारत में अपने मुख्यालय के साथ अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस या IBCA की स्थापना की घोषणा की। मार्च में दक्षिणी सूडान में पारा 113 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ गया, जिससे रोजमर्रा की जिंदगी गंभीर स्वास्थ्य खतरे में बदल गई। 2.2 मिलियन बच्चों को उनके स्कूलों से दूर कर दिया गया। देश के जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के लिए केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के नेतृत्व में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के नेतृत्व में हो रही प्रमुख पहलों का सकारात्मक प्रभाव दिखने लगा है, जिसकी साख विश्व निर्विवादित रूप से मानता है। भारत अब सौर ऊर्जा उत्पादन में वैश्विक नेता है, जो सौर मॉड्यूल के 60 गीगावाट क्षमता का उत्पादन करता है और 2023 तक इसके 100 गीगावाट ऊर्जा क्षमता तक पहुंचने की योजना है। कार्बन न्यूट्रल भविष्य की नींव रखने के लिए भारत सरकार ग्रीन हाइड्रोजन पर जोर दे रही है।
2024 में दुनिया ने मौसम का चरम महसूस किया। अमेज़न और पेंटानल तक जंगली आग ने अमेरिका को तबाह कर दिया, जबकि भारत में लोगों को विनाशकारी गर्मी में लू के थपेड़ों का सामना करना पड़ा। ग्लोबल वार्मिंग अब भविष्य का संकट नहीं बल्कि वर्तमान की चुनौती बन चुका है। 2024 में 37.4 बिलियन टन CO2 का वैश्विक उत्सर्जन हुआ। मार्च में पटना में भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र खुला, जो लुप्तप्राय गंगा नदी की डॉल्फिन को संरक्षित करने पर केंद्रित था। इस बीच हिसार में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा उत्पादन में एक नया मानक स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में पीपल का पेड़ लगाया और पर्यावरण चेतना को बढ़ावा देने के लिए एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत की। उसी दिन बिहार में 2 पक्षी अभ्यारण्यों को रामसर कन्वेंशन के तहत मान्यता मिली, जिससे भारत में रामसर स्थलों की संख्या 85 हो गई। कई शहरों में वृक्षारोपण अभियान को वैश्विक गति मिली, जिसमें जॉर्ज टाउन भी शामिल है, जहां नवंबर 2024 में गुयाना के राष्ट्रपति इरफान अली ने पौधारोपण किया। यह यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन हर कदम के साथ भारत आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अधिक टिकाऊ ग्रह की ओर अग्रसर है। दुनिया बदल रही है और साथ ही भारत की हरित अधिक टिकाऊ भविष्य के प्रति प्रतिबद्धता भी बदल रही है। 2024 के दौरान राष्ट्र ने पर्यावरण संरक्षण और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। चंद्रशेखर, डीडी न्यूज। और इसी के साथ ही समाचार में अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।